नमस्कार दोस्तों, आई होप you are doing well. So today our topic on transport through cell membrane and last वीडियो टू सेल्स की जो दो पहली लास्ट वीडियोस हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फिजियो के क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में सेल जंक्शन करवाया है, देख लेते हैं हर चैप्टर कैसे पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्सेज में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेल जंक्शन है ना, सेल जंक्शन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो मैंने करवाया है वो ना जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम फार्मासिस्ट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये भी फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आते हैं, सेल जंक्शन और ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखो, और जो फील्ड के बच्चे हैं वो उनके जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से इन चैप्टर से थोड़ा सिंपल बनेंगे, पर जो फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके यहाँ से क्वेश्चन थोड़े टफ भी बन सकते हैं। और मोस्ट ऑफ, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। फार्मासिस्ट वाले बच्चे जानते भी होंगे, पर वो इन दो चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से रीड करें और ध्यान से पूरा। अब करते हैं ऑल द सेल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। कि कोई भी एक मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से कोई भी केमिकल ट्रांसपोर्ट होना, जैसे सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम क्लोराइड, ऐसे। All the cells in the body must be supplied with essential substances like nutrient, water, electrolyte, etc. ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस पास हो सकते हैं? एसेंशियल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। आप करते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से मटेरियल को, केमिकल को, सब्सटेंसेस को पास कर सकता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अब सिंपल वे देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है। पैसिव क्या होता है कि पैसिवली वो अपने आप खुद ना करके कोई और उसे करवाए। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो खुद अपने आप अपना वर्क करे। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या होगा कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई और करवा रहा है ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में क्या है कि एक्टिव में एनर्जी की नीड पड़ेगी। ठीक है, नीड ऑफ एनर्जी। तो ये दो हैं, ये थोड़े से ये जो सिंपल वे से मैं आपको बता रही हूँ। अब देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे, कौन कौन से होते हैं? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से ही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट को, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कौन सा मूवमेंट? डाउन हिल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, आ सकता है। ये है डाउन हिल मूवमेंट।
तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल मूवमेंट जैसे कि इट डज नॉट नीड एनी, यहाँ पे देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या है, एनर्जी की नीड नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज लाइक स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन रिवर। जैसे कि वाटर का फ्लो चल रहा है और वाटर के फ्लो में एक्स नाम का एक प्राणी है, वो कूद गया है और वो स्विमिंग नहीं कर रहा पर पानी के साथ साथ बह रहा है। ठीक है, कि उसको उसकी अपनी एनर्जी नहीं लग रही, उसको वो अपनी एनर्जी अगर यूज़ करेगा तो वो बैक आएगा, पानी को आगे जाने देगा, आप वो पीछे आएगा या डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, पर नहीं, वो पानी के साथ साथ बह रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस मूव रीजन फ्रॉम, जो हमारे सब्सटेंस हैं ये मूव करेंगे रीजन हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन आ जाता है। डिफ्यूजन का क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन? ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो आपको बताना है कि जो सब्सटेंस मूव हायर रीजन टू लोअर रीजन। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, एम्स में भी आ चुका है ये। बस इनमें इतने ही लर्न करने की ज़रूरत है आपको और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो अनगेटेड चैनल्स एंड गेटेड चैनल्स। अनगेटेड, अन मीन्स गेट ना होना। जब जहाँ गेट नहीं होगा तो वो ओपन चैनल होगा और जहाँ गेट होगा वो क्लोज चैनल होगा। बस इतना ही आपको समझना है। और प्रोटीन चैनल में क्या होगा? प्रोटीन मोलिक्यूल चैनल आर लाइन बाय प्रोटीन मोलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ साथ साथ। वोल्टेज गेटेड channel. Voltage gated channel are the channel open whenever there is a change in the electrical potential. ठीक है, चेंज इन द वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है कि ये एक ओपन वोल्टेज गेटेड चैनल आर द चैनल विच ओपन वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एग्जाम्पल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीच एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ जाएगा? एक्सोन टर्मिनल जाएगा। और कैल्शियम चैनल्स आर ओपन, तो कैल्शियम जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन डिफ्यूज होने लग जाएगा इनटू द इंटीरियर ऑफ द एक्सोन टर्मिनल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ से जो कैल्शियम है वो डिफ्यूज होने लग जाएगा, कहाँ पे? एक्सोन में। ठीक है, तो आपको शायद न्यूरो का जो डायग्राम है वो आपको ठीक है, और ये क्या है? एक्सोन टर्मिनल। ये अब करते हैं द मसल ड्यूरिंग द एक्साइटेशन कंसंट्रेशन कपलिंग। जो मसल के अंदर ये डिफ्यूजन होता है वोल्टेज गेटेड चैनल से, तो मसल ड्यूरिंग किस में होती है? मसल ड्यूरिंग द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। जब कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस एक्सोन टर्मिनल में अंदर जाएगा तो एक्सोन क्या करेगा? वर्क करेगा। और जब वर्क करेगा तो वो जो, क्योंकि जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो कहाँ होते हैं? मसल्स के अंदर होते हैं, मसल फाइबर में। तो वो मसल कहाँ क्या करेगी? अपना वर्क एक्साइटेशन कंसंट्रेशन कपलिंग करेगी। बस आपको वैसे भी इसमें से आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि वोल्टेज गेटेड चैनल में जो कैल्शियम आयंस हैं एक्सोन टर्मिनल में डिफ्यूज़ हो जाते हैं।
कहाँ से? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। अब करते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। Ligand gated channels are the type of channel which open in the presence of some hormonal substances. यही डिफरेंस आपको याद करना कि वोल्टेज में तो कैल्शियम एंड डिफ्यूज होता है और लिगेंड गेटेड चैनल में हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन सब्सटेंसेस, द हार्मोन सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिगेंड। तो लिगेंड को क्या बोलते हैं? हार्मोन। And the channel are called ligand gated channels during the transmission of impulse through the neuromuscular junction। और वो हार्मोन कौन सा होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। आपने देखा होगा ये डायग्राम, तो आपने न्यूरो ट्रांसमीटर्स का देखा ही होगा। तो जो ये यहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक जो वर्क करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं किसको? एसिटाइल कोलिन को। ठीक है, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो दूसरे न्यूरॉन्स में जो मैसेज है वो पास हो जाता है। तो ये क्या है? लिगेंड गेटेड चैनल्स। अब करते हैं कि एसिटाइल कोलिन, आपको पता ही है एसिटाइल कोलिन क्या है। एसिटाइल कोलिन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। अब करते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। आपको बस इनका ना डिफरेंस याद करना है कि वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है, लिगेंड गेटेड चैनल में क्या होता है, और मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या होते हैं। तो मैकेनिकली मीन्स मशीन, या मीन्स कोई और उसे उस चैनल को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो। मैकेनिकल गेटेड चैनल आर द चैनल विच ओपन बाय सम मैकेनिकल फैक्टर। ठीक है, वो ऐसे मैकेनिकल फैक्टर हैं जो कि इस चैनल को ओपन कर रहे हैं। एग्जाम्पल आर चैनल प्रेजेंट इन द, आज तो ना बस कोल्ड हो गया है, पर कोई नहीं, बस मैंने सोचा कि नई वीडियो तो बनानी ही है। एग्जाम्पल, चैनल आर प्रेजेंट इन द प्रेशर रिसेप्टर्स। ठीक है, चैनल्स प्रेजेंट इन द प्रेशर रिसेप्टर। देखो काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे। पेक्नेन कार्पसल्स एंड रिसेप्टर सेल, हेयर सेल्स ऑफ द ऑर्गन। ये जो रिसेप्टर है ना, यहाँ रिसेप्टर से एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आएगा और रिसेप्टर का फंक्शंस पूछेंगे। ठीक है, आने वाले उसमें नर्वस सिस्टम में ये पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, हम वहाँ पे इसकी अच्छी से बात करेंगे। और रिसेप्टर का क्या काम होता है? रिसेप्टर का वर्क ये होता है कि वो मैसेज करता है। क्या करता है? मैसेज। तो पेकेनिन कार्पसल्स एंड द रिसेप्टर सेल, हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड वेस्टिबुलर apparatus। तो इसमें मैकेनिकल गेटेड चैनल में क्या है कि जो दूसरा जो मैकेनिकल फैक्टर है ना, कोई और जो फैक्टर है वो इस चैनल को, इस गेटेड चैनल को ओपन कर रहा है बाय मैकेनिकली। ठीक है, जब वो जब ये रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तभी वो चैनल ओपन होंगे, वरना वो नहीं होंगे। अब करते हैं जैसे कि साउंड वेव से एक एग्जांपल देख लेते हैं। साउंड वेव कोज द मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ हेयर सेल इन ऑर्गन ऑफ कोटी मीन्स कॉकलिया विच इज़ द रिसेप्टर ऑर्गन इन द ईयर। तो ईयर के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? वो होता है ऑर्गन ऑफ सीलिया ऑफ हेयर मीन्स हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोटाई। मूवमेंट ऑफ सीलिया कोज, जो मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो सीलिया है कि जब मूवमेंट होगी तो ओपन हो जाएगा पोटाशियम चैनल्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म प्रिवेंट इन हेयर सेल ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। So now
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट पर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और बोथ मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फोर्थ है सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड साइज ऑफ द आयंस। वैसे फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स आ सकते हैं तो ये आ सकते हैं फार्मा के स्टूडेंट। और अगर फिजियो की बात करें तो फिजियो में पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में से, ठीक है। फार्मासिस्ट में ये चैनल्स पूछ लिए जाएंगे, तो ये आपको कवर करने हैं अपने अच्छे से और रीड करना है। एंड चार्ज ऑफ आयंस। अब देखो चार्ज ऑफ आयंस कैसे डिफर करते हैं डिफ्यूजन पे, क्या फैक्टर अफेक्ट करता है कि डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम आयन इज स्लोअर देन द सोडियम आयन, ठीक है। तो कैल्शियम आयन डिफ्यूज होगा स्लो और सोडियम आयन क्या होगा हाई कैल्शियम से। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। देखो बल्क फ्लो के नाम से ही, बल्क फ्लो के नाम से कि बल्क में कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, काफ़ी सारा जो मटेरियल है एकदम उस फ्लो में ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो देख लेते हैं कैसे। बल्क फ्लो इज द डिफ्यूजन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। बेस्ट इसका एग्जांपल है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन लंग्स, तो इसको हम बोलेंगे बल्क फ्लो। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर होना, तो जो मूवमेंट होती है वाटर की एंड सोल्यूट की। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आप सब जानते होंगे कि सोल्यूट क्या होता है कि सोडियम होता है जो सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है जो लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे कि पानी में नमक। फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर एंड स्टैटिक एक स्टेट पे क्या है प्रेशर है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू एन लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर to an area of low hydrostatic pressure is called filtration. Hydrostatic pressure is developed by weight of the fluid. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे डेवलप होगा, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डेवलप बाय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका एक और कि डेवलप बाय वेट ऑफ द फ्लूइड। जितना ज़्यादा फ्लूइड का वेट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। अब कर लेते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ऑस्मोसिस में क्या है कि ऑस्मोसिस में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि वो कुछ पार्टिकल को तो ट्रांसपोर्ट होने देगी बट कुछ पार्टिकल को वो अपने पास ही रोक लेगी, ठीक है। सेमी परमिएबल का मीन्स यही है। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखो डिफ्यूजन में तो क्या था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर
concentration. The semi-permeable membrane permits the message of only water or a solvent but not to the solute. तो देखो इसमें क्या होगा कि वाटर भी पास कर देगा ये, और जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो भी पास कर देगा, पर जो सोल्यूट है, वो सॉलिड है, वो पास नहीं करेगा. ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन नंबर 3. अब करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय सोल्यूट. ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन क्रिएट करेगा? सोल्यूट करेगा. एंड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस व्हेन वाटर और एनी अदर solvent move from area lower concentration to the area of higher concentration, the solute in the area of higher concentration get dissolved in the solvent. This creates a pressure which is known as osmotic pressure. Normally the osmotic pressure prevent further movement of water or other solvent during osmosis. बस आप इतना ही लर्न कर लेना, यहीं से आपका क्वेश्चन आपका आ जाएगा. हाँ, पर जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं, फार्मासिस्ट जो बच्चे हैं, वो इन 2 चैप्टरों को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. और मैं जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्वेश्चन वाली लास्ट में वीडियोस करूँगी, जो प्रीवियस आरआरबी में या एम्स में जहाँ भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन बनाएंगे. तो आप देखना कि कौन से चैप्टर से कहाँ से किसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है. सो अब करते हैं बात कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर. रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस विच वाटर और अदर सॉल्वेंट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, तो रिवर्स है तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कोलाइडल substances in the body is called colloidal osmotic pressure. Osmotic pressure exerted by colloidal substances. Types of osmosis. अब कर लेते हैं बात टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. दो टाइप के ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस. मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, जो मूवमेंट होती है वाटर की सेल के अंदर वो एंडोस्मोसिस. मूवमेंट होती है वाटर की आउट ऑफ द सेल वो होती है एक्सो ऑस्मोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. अभी तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, अब करेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब किसी को एनर्जी की नीड पड़ेगी तो वो वर्क करेगा तो फोर्स आएगा तो पुल होगा तो वो मूवमेंट क्रिएट करेगा तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. इट लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द वाटर टाइड इन ए रिवर. जैसे कि टाइड आ गया है और अगर कोई अंदर समुद्र के अंदर है और एकदम टाइड आ जाता है तो वो क्या करता है, वो टाइड के जैसे ही टाइड आता है वो उसके अगेंस्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज बचने की कोशिश करता है. तो इसको बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? अप हिल ट्रांसपोर्ट. पैसिव को बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल मूवमेंट. और एक्टिव को बोलते हैं अप हिल मूवमेंट. ये दो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, किसी के भी एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं. तो जब एनर्जी क्रिएट होगी तो एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक ATPase. अब बात करते हैं कैरियर प्रोटीन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है.
तरीके के हमारे कैरियर प्रोटीन है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। फार्मासिस्ट वाले बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को करें, फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन आता है। देखो मुझे ना मिक्स कराना पड़ेगा, कभी फिजियो वाले बच्चे या ऑक्यूपेशनल वाले बच्चे, लैब टेक्नीशियन वाले बच्चे और रेडियोलॉजी वाले बच्चे, कि ये अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों बनाए जा रहे हैं। देखो आने को तो एग्जामिनर किसी के भी एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है, आपके में सिंपल आ सकता है, पर जो ये फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट है उनका थोड़ा सा ये टफ बना सकते हैं। यूनिपोर्ट कैरियर प्रोटीन डेट कैरी ओनली वन सब्सटेंस इन ए सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड। यूनि मीन्स सिंगल, बस इसी से पता लग जाएगा, इसको बोलेंगे यूनिपोर्ट पंप। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का है कैरियर प्रोटीन द ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस एट ए टाइम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होंगे दो सब्सटेंस एक टाइम पे, तो वो होगा सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट। कैरियर प्रोटीन डेट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड सिम्पोर्ट और सिम्पोर्ट पंप। कैरियर प्रोटीन डेट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटीपोर्ट और एंटीपोर्ट पंप। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपको नीड नहीं है, ठीक है, ये भी कोई ज़रूरत इतना मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं। ये जो मेन है आप ये भी कर लोगे कि एग्जामिनर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं पूछते हैं, ये सिंपल तो पता ही होना चाहिए आपको। हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो ये पूछ सकते हैं कि सोडियम आयन जब इनसाइड होता है तो क्या होता है, और कैल्शियम आयन पोटाशियम आयन जब आउट होता है तो क्या होता है। देखो यहाँ से ये एक क्वेश्चन बन सकता है, जब सोडियम आयन पंप मूव 3 सोडियम आयन आउटसाइड द सेल, ठीक है, एंड 2 पोटाशियम आयन इनसाइड द सेल। जब पोटाशियम तो अंदर होगा, ठीक है, देखो ये अजीब सा लग रहा है मुझे तो। अब आप ये देख लो कि जब 2 आयन्स पोटाशियम आयन इनसाइड होंगे और 3 सोडियम आयन्स आउटसाइड होंगे, तो क्या होगा, तब ये ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करेगा, पंप। तो पंप वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा जब सोडियम बाहर हो पोटाशियम अंदर हो। When the pump work, once there is a net loss of one positively charged ion from the cell, ठीक है, continuous activity of the sodium pump cause reduction in the number of positively charged ion inside the cell, leading to increase in negatively inside the cell. This is called electrogenetic activity of sodium potassium pump। और जब सोडियम अंदर होगा, ठीक है, और पोटाशियम बाहर होगा, तो पंप नॉट वर्क, पंप नॉट वर्क। बस आपको बस यही पूछा जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ये तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट था और ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो हैं, कॉन्ट्रा ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, सोडियम एंड सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट का मीन्स है कि ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन कॉल्ड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या है, एक से अधिक जब सब्सटेंस पास होते हैं उसे बोलते हैं सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, या उसके अपोजिट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो होता है सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट।
तो इस ये होता है को ट्रांसपोर्ट। एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ सोडियम इज ऑब्टेन बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एंड एनर्जी रिलीज बाय मूवमेंट ऑफ सोडियम इज यूटिलाइज फॉर मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। Substances carried by sodium co-transport are glucose, amino acid, chloride, iodine, iron and urate। बस इतना ही कर लो। बस जस्ट आपको सिंपल सा देखना है कि ये भी है कि कभी एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है तो आपको ये याद आ जाए। सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, काउंटर का मीन्स कंट्रोल करना, रोकना। सोडियम एंड कैल्शियम आयन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन with the help of carrier protein. This type of transport of sodium calcium ion is present in all cell. Co-transport means उसके साथ ट्रांसपोर्ट होना और काउंटर ट्रांसपोर्ट मीन्स उसको रोकना, उसके उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना। अब करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारे जो स्पेशल कैटेगरी होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वो 3 हैं: एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। एंडो से इनसाइड, एक्सो से आउटसाइड एंड ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं देखते हैं। एंडोसाइटिस इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द सेल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द सेल। मैक्रो मीन्स बड़े और माइक्रो मीन्स छोटे। मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंसेस विद द लार्ज मोलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो लार्ज मोलिक्यूल हैं वो पास नहीं होते, वो होते हैं एंडोसाइटोसिस बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? एंडोसाइटोसिस इज 3 टाइप्स। इसके ये भी सब टाइप्स हैं इसके: पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। देखो आपसे एग्जामिनर कभी टाइप्स तो पूछेगा नहीं कि इसके कितने टाइप्स हैं, बट हाँ वो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस अलग अलग पूछ सकता है। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? पिनोसाइटोसिस में जैसे कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो लाइक बैक्टीरिया और एंटीजेंस आर टेकन इनटू द सेल। ये क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं सेल ड्रिंकिंग मीन्स ड्रॉपलेट। पिनोसाइट्स इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट्स, जैसे कि ड्रॉपलेट्स आर इंगल्फ बाय द मेम्ब्रेन। इंगल्फ का मीन्स निगलना, खाना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स अराउंड द शुरू से कर लेते हैं इसको। मैक्रोमोलिक्यूल्स बाइंड टू द अदर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे जो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और ये बाइंड हो जाएंगे आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स अराउंड द ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ड्रॉपलेट्स आर इंगल्फ बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स है वो इंगल्फ हो जाएंगे। इंगल्फ ड्रॉपलेट आर कन्वर्टेड इनटू द किसमें? वेसिकल्स में कन्वर्टेड हो जाएंगे एंड वैक्यूल्स विच आर कॉल्ड एंडोसोम्स। तो ये जो इंगल्फ है पार्टिकल वैक्यूल्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंडोसोम ट्रैवल इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो फिर जो एंडोसोम है ये ट्रैवल करेंगे इनटू द सेल के अंदर ये ट्रैवल करेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम इन द साइटोप्लाज्मा फ्यूज विद एंडोसोम एंड फॉर्म सेकेंडरी lysosome. Now hydrolytic enzyme present in the secondary lysosome are activated, resulting in digestion and degradation of endosomal content. जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। डिफ्यूज़ के बाद इसकी लाइसोसोम क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल, फिर न्यूक्लियस, फिर इनवेजिनेशन एंड एंडोसोम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स मैक्रोफेजेस।
Phagocytosis is a process larger particle than the macromolecule are engulf into the cell. ये सेल को क्या करते हैं, ये तो ड्रिंक करते हैं और ये ईट करते हैं क्योंकि ये बड़ा सेल होता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल से भी बिग साइज में होता है, तो इनको फैगोसाइट्स क्या करते हैं, इसको खाते हैं। पर ये क्या होते हैं कि छोटे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनको क्या किया जाता है, ड्रॉपलेट के साथ इंगल्फ किया जाता है। तो विच पार्टिकल लार्जर देन द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इंगल्फ इनटू द सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। तो आपके ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेल ड्रिंकिंग कौन है एंड सेल ईटिंग कौन करता है। तो सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, आप अपना लर्न कर जरूर ध्यान रखना है। और देखो एक बार वीडियो देखने पे अगर आपको चैप्टर लर्न, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से आप है ना लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। आपको क्या करना है, वीडियो को ना कम से कम 4-5 बार आप वीडियो देखो, बार बार। पहले आराम से देखो वीडियो को, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखो, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखो। आपको ना 3-4 बार जब आप देखेंगे ना तो आपको चैप्टर बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। और जहाँ पे भी आप जो भी एग्ज़ाम, मेडिकल और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देंगे, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं अलग अलग पार्ट करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एम्स में आया था, ये क्वेश्चन अभी 2023 में जो हुआ था, तो मैक्रोफेजिस पे ये क्वेश्चन आया था। तो ये पूछा गया था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या हैं, इनका फंक्शंस पूछा गया था। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का एक फंक्शन है, वो है फैगोसाइटोसिस। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। Larger bacteria, larger antigen and other large foreign bodies are taken inside the cell by means of phagocytosis. Only few cells in the body like neutrophils and monocytes, केवल कुछ सेल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं एंड मैक्रोफेज हैं। मैक्रोफेज जहाँ आ जाता है वहाँ तो आप समझ जाते हैं कि ये फैगोसाइटिस है का वर्क करते हैं। पर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हर एक कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दो सेल्स ऐसे हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का वर्क करते हैं। शो मैक्रोफेजेस शो फैगोसाइटोसिस। अमंग दीज सेल्स मैक्रोफेजेस आर द लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल्स। अब इसको ना लर्न करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो पहले मैक्रोफेजेस लिखो, पहले तो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कौन है, फैगोसाइटिस वो हैं जो सेल्स को, फॉरेन पार्टिकल को खाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं। ये ब्लड चैप्टर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। जब बार बार एक वर्ड्स बार बार आएगा तो आपको लर्न भी बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। मैक्रोफेजेस अगर आ जाता है तो आप उसको पता लगा लेंगे कि ये फॉरेन पार्टिकल को खाता है, ये क्या है, ये एक फैगोसाइटोसिस है। पर न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स अगर आ जाता है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ब्लड का एरिया है, आरबीसी सेल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स भी क्या हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स भी क्या हैं, हमारे फैगोसाइटिस का वर्क करते हैं। बट इन तीनों में से 1, 2 एंड 3, इन 3 में से फैगोसाइटोसिस में से जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या हैं, ये लार्जेस्ट फैगोसाइटिक सेल है। ये क्या है, लार्जेस्ट आपको मिलेंगे फैगोसिटिक सेल।
तो आपको इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आपको चैप्टर्स को आपको लर्न करना है। देखिए जो एग्ज़ाम आजकल है ना, बच्चे है ना बस क्वेश्चन कर लेते हैं और बस उसी को लर्न करते चले जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ है ना जो बेस आप करोगे ना, तो बेस अगर आपने मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बुक इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सके, अटेम्प्ट भी नहीं कर सके तो एलिमिनेशन करके अपने क्वेश्चन को ठीक कर पाए। तो सब इन तीनों में से जो लार्जेस्ट फैगोसिटिक सेल है वो है आपका मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब फैगोसिटिक्स का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो जब देखो पहले तो एक हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी एंटर द बॉडी, ठीक है, ये देखो बड़े पार्टिकल हैं, फॉरेन पार्टिकल। जब बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी एंटर द बॉडी, फर्स्ट द फैगोसिटिक सेल सेंड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन स्यूडोपोडियम, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडियम, अराउंड बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी। ये क्या है, ये जो है देखो, ये मान लो कि ये सेल ने फैगोसाइटिक सेल हैं जो इन्होंने दांत अपने बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियम। These particles are engulfed and are converted into endosome like vacuole. Vacuole is very large. It is usually called the phagosome. तो ये क्या बना देंगे, जब अंदर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे हम फैगोसोम। वो एंडोसोम बना रहा था और ये फैगोसोम। फैगोसोम ट्रेवल इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल, ये ट्रेवल करेगा और प्राइमरी जो लाइसोसोम है ये फ्यूज़ कर देगा फैगोसोम को, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम आर एक्टिवेटेड रिजल्टिंग इन डाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैगोसोमल कंटेंट। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर रहा है, जो ये ड्रिंक को पी रहा है, ड्रिंक ईट, ठीक है, और ये ईट। अब कर लेते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, ये हेल्प करते हैं एक रिसेप्टर प्रोटीन की। सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है सम पिट्स, कुछ पिट्स, देखो ये पिट्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, इनको बोलेंगे पिट्स, मीन्स गड्ढे। विच कंटेन ए रिसेप्टर प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, जिसको बोला जाता है कैल्थ्रीन। टुगेदर विद रिसेप्टर प्रोटीन कैल्थ्रीन, ईच पिट इज कॉल्ड रिसेप्टर कोटेड पिट। ठीक है, तो ईच जो पिट है वो किससे कवर है, ये जो पिट है, ये गड्ढे हैं, किससे कवर हैं, कोटेड, रिसेप्टर कोटेड पिट है। These receptor coated pits are involved in the receptor mediated endocytosis. ये रिसेप्टर कोटेड पिट हो गए, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो गए, एंडोसोम बन गया, ये अंदर ले गए, अंदर ले जाने के बाद इन्होंने इनको छोड़ दिया, फ्री कर दिया, फ्री करने के बाद जो अंदर हमारे लाइसोसोम हैं वो इनको क्या कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, न्यू पिट कोटेड विद रिसेप्टर। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन होगा। क्या होगा, एक्टिवेशन। सम ऑफ द रिसेप्टर कोटेड पिट्स इन सेल मेम्ब्रेन आर कोटेड विद अनदर प्रोटीन कॉल्ड कैवोलिन। ठीक है, instead of calthrin, caveolin coated pits are concerned with the transport of vitamin into the cell. caveolin coated जो pits है ये concern with the transport of vitamin into the cells.
अब करते हैं हम एक्जोसाइटोसिस. एक्जोसाइटोसिस मीन्स आउटसाइड. एक्जोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर एक्सपेल फ्रॉम द सेल. ये क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को सेल से एक्सपेल कर देंगे. इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल. जैसे कि ये सेल है तो अंदर से ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लग जाएंगे विदाउट पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. एक्जोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के रिवर्स है. देखिए ये क्या है, इनसाइड द सेल एंड ये इनको बाहर कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं. Mechanism of exocytosis involved in the release of secretory substance from cell. Secretory substance of the cell are stored in the form of secretory vesicles in the cytoplasm. When required, the vesicles approach the cell membrane, get fused with the cell membrane. Content of vesicle are released out of the cell. Exocytosis में जो अंदर है, अंदर का बाहर जाएगा बस. Calcium ion, role of calcium in exocytosis. Calcium ions play an important role during the release of some secretory substance such as neurotransmitter. ट्रांससाइटोसिस क्या होता है? ट्रांससाइटोसिस इज ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. एक्स्ट्रासेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल एंटर थ्रू वन साइड ऑफ ए सेल, माइग्रेट अक्रॉस साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल एंड एग्जिस्ट थ्रू द आउटसाइड. इसके आपको मैकेनिज्म करने की कोई नीड है नहीं, पर ये देख लेते हैं कि ट्रांससाइटोसिस किस में हो. ट्रांससाइटोसिस प्ले एन important role in selectively transporting the substances between two environment across the cell without any distinct change in the composition of these environment. Example of this type of transport: movement of protein from capillary blood into interstitial fluid across the endothelial cells of the capillary. इसमें एक क्वेश्चन और है. देखो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो किसी एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे एक्सेप्ट फार्मा के. ठीक है, ये क्योंकि उनका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो ये जो डीपली जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ये फार्मा में बन सकते हैं. और जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं, लैब वाले बच्चे हैं, रेडियो वाले बच्चे हैं, फिजियो वाले बच्चे हैं, जितने भी हैं कैंडिडेट हैं, उनके एग्ज़ाम में सुपरफिशियल आएगा, ये इस चैप्टर से आ सकता है. पर जो ये डीपली जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट को आएंगे. तो ट्रांससाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेसिकल ट्रैफिकिंग और साइटोपेम्पसिस. ठीक है, वेसिकल ट्रैफिकिंग एंड साइटोपेम्पिस. अब करते हैं मोलिकुलर मोटर्स. मोलिकुलर मोटर्स कौन कौन से होते हैं? मोलिकुलर मोटर्स आर द प्रोटीन बेस्ड मोलिकुलर मैकेनिक्स that perform intracellular movement in response to specific stimuli. Function of molecular motor: transport of synaptic vesicle coating neurotransmitter from nerve cell to the synaptic terminal. Role in cell division: transport of viruses, toxin to interior of the cell, its own detriment. अब types of molecular 3 टाइप्स के मोलिकुलर हैं, कैंसिन, डाइनिन एंड मायोसिन. मायोसिन तो आप जानते हैं, एक्टिन, मायोसिन, माइक्रोफिलामेंट. तो कैंसिन देख लेते हैं. कैंसिन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बाय मूविंग ओवर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ईच कैंसिन मोलिक्यूल हैज 2 हेड्स एंड ए टेल पोर्शन. बस आप इसमें ये याद रखो कि जो कैंसिन है ये रिस्पॉन्सिबल है एंटीरियो ग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए. किसके लिए? एंटीरियो ग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए. और जो डाइनिन है ये रिस्पॉन्सिबल है रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट. 2 ट्रांसपोर्ट है, एंटीरियो ग्रेड ट्रांसपोर्ट एंड रिट्रोग्रेड. तो जो कैंसिन है ये एंटीरोग्रेड है और डाइनिन है ये रिट्रोग्रेड है. मायोसिन क्या है? मायोसिन है माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट्स. मायोसिन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बाय मूविंग ओवर माइक्रोफिलामेंट.
18 टाइप्स के हमारे अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं। अब करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी तो इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी। जब एबनॉर्मलिटी हो जाए सोडियम पोटेशियम पंप की तो क्या क्या हो जाता है। जब सोडियम पोटेशियम पंप की एबनॉर्मलिटी होती है तब एक तो मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम इज एसोसिएटेड विद कार्डियक फेलियर, क्योंकि मायोकार्डियम में जो कार्डियक की मसल्स हैं उनका वर्क कम हो जाएगा और जिससे कार्डियक फेलियर हो जाएगा। एक्सेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रेनल ट्यूबल, अगर रेनल किडनी वाली जो रेनल ट्यूबल्स हैं हमारी उनमें अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को हाइपर टेंशन की दिक्कतें आएंगी। चैनलोपैथीज और आयन चैनल डिजीज़। चैनलोपैथीज, चैनल कौन कौन से हैं हमारे, लिगेंड गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल। तो सोडियम चैनल डिजीज़, डिसफंक्शन ऑफ सोडियम चैनल, अगर डिसफंक्शन हो जाए सोडियम चैनल का तो क्या होगा, मसल स्पाजम हो जाएगी। क्या होगी, मसल स्पाजम। एंड लिडल सिंड्रोम, क्या बोलेंगे इसको, लिडल सिंड्रोम। कई बार एग्ज़ाम में है ना आपको इसी टाइप के जो नेम होते हैं ना ये आपको देखने को मिलते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो कभी हमने देखा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो भी आप ना MCQ करते हो या किसी भी कोई भी आपको MCQ कराता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बताता है और फिर एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो आपको यही चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं और फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो ये लिडल सिंड्रोम हो जाता है, डिसफंक्शन ऑफ सोडियम चैनल इन किडनी रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड एंड हाइपरटेंशन। जब सोडियम की डिसफंक्शन होगी तो मसल स्पाजम, फिजियो वाले जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से देखें कि जब बार बार किसी को मसल स्पाजम होता है तो उसको थोड़ा सा नमक, उसका BP चेक करके उसको नमक खाने और ना खाने की एडवाइस ज़रूर दें। इसको मसल स्पाजम और एंड लिडल सिंड्रोम। बाय क्लिनिकल भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या ज़रूरी थोड़ी ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही ज़रूरी होते हैं। अपने जो बुक्स बनी हैं वो क्लिनिकल भी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ज़रूरी हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। अब करते हैं पोटाशियम, जब चैनल की डिजीज़ हो जाती है तो क्या होता है। पोटाशियम चैनल जब डिसफंक्शन होता है तो क्या करता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डेफनेस, ठीक है, देखो डेफनेस भी हो जाती है, और एपिलेप्टिक सीजर्स, और सीजर्स मीन्स मिर्गी के दौरे भी आने लग जाते हैं इन न्यूबॉर्न में। क्लोराइड चैनल डिजीज़, डिसफंक्शन ऑफ क्लोराइड चैनल, जब क्लोराइड चैनल डिसफंक्शन हो जाए तो जो फॉर्मेशन होगी रेनल स्टोन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। फॉर्मेशन किसकी होगी, रेनल स्टोन की, जो किडनी बोलते हैं ना कि किडनी स्टोन बन गई है, तो उसका एक कारण क्या है, उसका क्लोराइड जो चैनल है वो डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, डिसफंक्शन हो जाना। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज जनरेटेड डिसऑर्डर अफेक्टिंग द, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये हमारे लंग्स में होता है, अफेक्टिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस की म्यूकस जो सिक्रेशन है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाना, अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ मैनी ऑर्गन सच एज लंग्स ड्यू टू excessive mucus, exocrine glands like pancreas, biliary system and immune system। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ये ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, और इतने सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। वीडियो जाते जाते लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ठीक है। फिर हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन में जो MCQ हैं वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे
ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।